ये एपिसोड शुरू होती है 20 साल पहले गॉर्जियो में, जब वेनेरेबल डैन के मास्टर के पास नए कंट्री को बनाने के प्रस्ताव को लेकर आया था। आपको यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। जियोंग कहता है, आपके बोलने का मतलब क्या है? डैन का मास्टर बताता है, मुझे आश्चर्य बस इस बात की है कि आप इमॉर्टेलिटी के सबसे हाईएस्ट लेवल पर होने के बावजूद मेरे जैसे एक अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए इतनी दूर आए। जियोंग बताता है, मैंने विलेन के शानदार रेपुटेशन के बारे में बहुत सुना है। भला कौन ही होगा जो हिम्मत करेगा आपकी जैसी हेवनली आर्टिलरी जनरल को अनजान कहने के। जो सुनता हुआ मास्टर कहता है, शानदार रेपुटेशन है, कुख्यात रेपुटेशन ही मेरे लिए ठीक है। जो सुनता हुआ जियोंग जब कुछ भी नहीं बोलता है तो मास्टर कहता है, या तुम यहाँ पर मेरे गले को काटने के लिए आए हो? जियोंग बताता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको हेविल हैंड इमॉर्टेलिटी के रास्ते पर चलने के लिए राजी करने आया हूँ। जिस पर मास्टर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप एक ऐसे आदमी को इमॉर्टेलिटी के रास्ते पर चलने के लिए राजी करने आए हैं जिसने कि पहले ही इमॉर्टल किलर मार्शल आर्ट को मास्टर कर रखा है। शायद आपको मेरे जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सुनता हुआ जियोंग बताता है, आप जानते हैं इमॉर्टल अभी वर्तमान में 2 गुटों में विभाजित है और एक भयंकर युद्ध में लगी हुई है, क्योंकि तथाकथित उदारवादी इमॉर्टलों के गुट गॉर्जियो के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहती है, जबकि कट्टरपंथी गुटों के इमॉर्टल्स वे एक नए नेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास्टर उसे बताता है, मुझे इमॉर्टलों की राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जो सुनता हुआ जियोंग जब कहता है, ये तो बहुत बुरी बात है, तो मास्टर उसे बताता है, भले ही मुझे उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जियोंग हैं, कट्टरपंथी के लीडर। आप भला मेरे जैसे हेवनली आर्टिलरी जनरल को क्यों अपने साथ ले जाना चाहते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपको पता ना हो। हेवनली आर्टिलरी जनरल जैसे लोगों का आपके जैसे लोगों से बहुत खराब रिश्ता है। मैं वहाँ गया तो निश्चित ही उपद्रव ही मचेगा। जो सुनता हुआ जियोंग बोलता है, आप कहते हो कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन असलियत में आप बहुत कुछ जानते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं प्रतिभाशाली लोगों को अपनी साइड करने के लिए आया था, तो इसमें नरमपंथी या कट्टरपंथी का कोई लेना देना ही नहीं है। जिस पर कि मास्टर जब कहता है, ओह ऐसी बात है, जियोंग वो बताता है, विलेन ध्यान से सुनो, उदारवादी गुटों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी एग्जिस्टेंस को नापसंद करते हैं। वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए गॉर्जियो के एग्जिस्टेंस को कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए यह मत भूलिए कि उनकी तलवार की नोक हमेशा आपकी तरफ रहेगी। जो सुनता हुआ मास्टर कहता है, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप उनसे अलग हो। हम देखते हैं जो सुन जियोंग उसके साथ ही डरावनी हंसी को हंसते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से गायब हो चुका था। जिसे जाता हुआ देख मास्टर कहता है, एक इमॉर्टल मेरे लिए चिंतित है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि इमॉर्टेलिटी के सबसे पीक पर पहुंच चुका है। इसी के साथ जब वो वापस लौटता है तो अपने सामने का नजारे को देखकर उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी, क्योंकि उसकी वाइफ दरवाजे पर मरी पड़ी हुई थी। वो इतना गुस्सा हो गया होता है कि समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो कहता है, आखिरकार ये किसने किया? तो पीछे से आवाज आता है, ये भी सही है, अगर उसने ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप को शांतिपूर्वक हमें सौंप दिया होता तो ऐसा उसका हाल नहीं होता। जिसको सुनता हुआ मास्टर और भी ज्यादा गुस्से में जाते हुए उन लोगों से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ पर है? तो वो आवाज फिर से कहती है, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं, हमने इस घर के सभी लोगों को मार दिया है, तो वो जरूर उन्हीं लाशों में कहीं पर ही होगी। जो सुनता हुआ मास्टर गुस्से और दर्द में भयानक खतरनाक रूप से चीख को मारता है। इसी के साथ डैन आगे की कहानी बताते हुए कहता है, उसके बाद उनका इमॉर्टलों के साथ कैसी लड़ाई हुई उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने मुझे केवल इतना बताया कि उन्होंने 30 घात लगाकर अटैक करने वाले इमॉर्टलों में से 2/3 को खत्म कर दिया। जो सुनता हुआ हानसंग कहती है, मेरे फादर भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहे, उनके लिए 30 इमॉर्टल वॉरियरों से एक साथ लड़ना निश्चित रूप से कठिन रहा होगा। क्या उसके बाद उनकी मौत हो गई थी? डैन बताता है, नहीं, बाकी के बच्चे इमॉर्टल भाग गए और जैसा कि आपने उम्मीद की थी मास्टर को जानलेवा चोट आई। उन्होंने कहा उन्हें दोबारा चलने फिरने में लगभग 10 साल लग गए, जिसके बाद उन्होंने आपका पता लगाया और आपका पीछा करते हुए सन्यांग तक पहुंच गए, जिसके चलते उनकी चोटें फिर से उभर आए। हम देखते हैं ये वही समय था जब यह मानवा शुरू हुई थी। बस मेरे पास और थोड़ा समय होता, क्या यही मेरे लिए अंत है? डैन आगे कहता है, उसके बाद वो मुझसे मिले और हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स को मुझे सौंप दिया। वो अपने जीवन के अंत तक आपको लेकर चिंता कर रहे थे। जो सुनता हुआ हानसंग कुछ भी नहीं बोलती है तो डैन उससे कहता है, मैं एक बात बहुत ही बेसब्री से जानना चाहता हूं। मास्टर ने कहा था आप मेरे के साथ गायब हो गए, लेकिन आप सन्यांग कैसे पहुंचे और अंत में रेड वाटर बिल्डिंग, जिसके बाद आप ब्लैक मर्चेंट के योमेक के हाथ कैसे लगी? हानसंग बताती है, मैं मेड के साथ वहां से नहीं भागी थी। जो सुनता हुआ डैन को काफी ही बड़ा शौक लगा था। वहीं हानसंग अपनी कहानी बताते हुए कहती है, मैं उस दिन वहीं पर थी, उसी जगह पर जहाँ पर की मेरी मदर को मार डाला गया था, और मरने से पहले उन्होंने मुझे ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप का सीक्रेट बुक दी और मुझसे कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हें हर हाल में ये बुक अपने फादर को देनी है। तो हम देखते हैं छोटी हानसंग घबराया हुआ उससे पूछती है, आखिर
आखिर पिताजी है कहाँ पर। वो बताती है वो जल्दी तुम्हें ढूंढने आएंगे, तब तक के लिए तुम यहीं पर रहना और अपनी आंखें और कान बंद कर लेना। मेरे बच्चे तुम इसे अच्छी तरह से कर सकती हो, मैं जानती हूँ। इतना बोलते हुए वो उसे एक जगह पर बंद कर देती है। हानसंग कहती है वो आखिरी बार था जब मैंने अपने मदर को देखे, मुझे केवल लगातार डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और चारों ही ओर घिनौनी बदबू फैल गई थी। लेकिन जैसे कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, मैं अपने फादर का इंतजार करते हुए अपनी आंखों और कानों को बंद कर लिया था। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आया। अंत में जब मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि शायद मैं अपने मदर और फादर से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी, तो मुझे डर लगने लगा और मैंने अपनी माँ की बात ना मानकर उस छोटे से सेक्रेट कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी। उस समय जो मैंने देखा था वह यह था कि पूरा गांव मलबे में बदल गया था और सभी गांव के लोग मारे गए थे। मैं अपने मदर और फादर की तलाश में बस रोती रही। वह देखती है उसके फादर के सामने लड़ रहा तीनों इमॉर्टलों में से डायमंड इमॉर्टल। वो बोल रहा था यह कितनी चौंकाने वाली बात है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 10 इमॉर्टलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी मौत कितनी व्यर्थ थी। आशा के अनुसार अब मैं समझ पा रहा हूँ कि हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स को क्यों इमॉर्टल किलर मार्शल आर्ट कहा जाता है। हालांकि अभी हम उसे मार नहीं सकते, जबकि उसके एग्जिस्टेंस को मिटा देना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो सुनता हुआ दूसरा इमॉर्टल कहता है तुमने सही कहा, वो अभी नहीं मर सकता। हो सकता है कि वो ग्रेट मून सोल्डान स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ जानता हो जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। जिस पर कि मैन इमॉर्टल बोलता है मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, इविल को अभी खत्म करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, चाहे उसे ग्रेट मून सोल्डान स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पता हो या ना हो, क्योंकि उसकी जैसी शक्ति को यूं ही खत्म कर देना बहुत ही बड़ी बर्बादी होगी। उसकी शक्तियों के साथ हमें नए नेशन को बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। इसके अलावा मैंने सुना है कि हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो केवल एक ही इंसान को विरासत में मिलती है। इसीलिए अगर हम उसे यूं ही मार देंगे तो हमें उसका राज भी नहीं पता चलेगा। हमें उसे मारने से पहले सब कुछ उगलवाना होगा। जो सुनता हुआ सेवन लेग का इमॉर्टल कहता है मैं आपके इरादों को समझता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि हम उस क्रूर इंसान को अपने साइड में लाएंगे कैसे। तो आयरन माउंट मैन कहता है उदारवादी गुरु के इमॉर्टलों ने उसकी वाइफ की हत्या कर दी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि उसे मनाना आसान होगा। क्या किसी के पास कोई दूसरा सुझाव है? तो वेनरेबल वो कहता है हमें बस एक जस्टिफिकेशन को ढूंढना होगा। यह कहकर कि हमने उसे मनाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर भी वो नहीं माने, इसलिए हमारे पास उस पर अपने फोर्स का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी के साथ हम देखते हैं वे लोग अपनी प्लानिंग बनाने के बाद मास्टर से कहता है फिर हमें तुम्हारी वाइफ के मरने पर बहुत दुख है, तो हम माफी चाहते हैं। जो सुनता हुआ मास्टर कहता है माफी चाहते हो? आखिर तुमने अपने घिनौने मुंह से ये शब्द बाहर निकाला भी कैसे? या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे छिपे हुए इरादों के बारे में नहीं पता है? जियांग तूने मुझे बहला फुसलाकर घर से बाहर निकाल दिया और फिर उदारवादी गुटों को उकसाकर मेरे घर पर हमला करवा के मेरी बेटी और वाइफ को मरवा दिया और बाद में मेरे हाथों उन उदारवादी गुटों को मरवा दिया। या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि ग्रेट मून सोल्डान स्वॉर्डमैनशिप को पाने के रास्ते में आने वाले उदारवादी गुटों से छुटकारा पाने का तुम्हारा ये योजना था? जियांग वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब तुम्हें ये सारी चीजें पहले से ही पता था तो तुमने ऐसा क्यों किया? मास्टर बताता है मुझे ये बात अपनी वाइफ के मारे जाने के बाद समझ आई और तब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे ये बात तभी समझ में आ जानी चाहिए थी जब तुमने मुझे मिलने के लिए इनवाइट किया था। पहली बार मैं अपने अहंकार को कोस रहा हूँ, हालांकि तुम सभी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुनता हुआ जियांग बोलता है तुमने सही कहा, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है? मास्टर जो कि सुन काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है वो अभी भी जिंदा है? और दूसरा इमॉर्टल उसे बताता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी मेड के साथ कहीं चली गई। हमें संदेह है उसी के पास ग्रेट मून सोल्डान स्वॉर्डमैनशिप है। जो सुनता हुआ मास्टर थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है मेरे बच्चे हानसंग अभी भी जिंदा है या फिर वे कमीने बस मुझे उलझन में डालने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, चाहे जो भी रीजन हो मुझे अपने हार्ट डीमन के बस में नहीं आना है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होगा। मुझे मरने से पहले अपने बच्चे हानसंग को ढूंढना है। यही सब सोचता हुआ वो उन इमॉर्टलों से कहता है अगर तुम्हारी कही हुई बात सच है भी तो यह चीज बिल्कुल भी नहीं बदलेगी कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। ये सब बोलता हुआ वो अपने सीने पर हाथ रखता हुआ कहता है यह हार्ट डीमन की वजह से है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा दिल टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। इन बातों को सोचता हुआ वो अपनी आखिरी जोर लगाते हुए उन लोगों से कहता है यदि तुम आज मुझे मारने में असफल रहे तो भविष्य में मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। जो सुनता हुआ वेनरेबल वो बोल ही रहा होता है आखिरकार अंत में तुमने विनाश को ही चुना। उसी समय मास्टर अपना हमला कर देता है। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स डिवाइन थंडर की ओर हम देखते हैं एक ही झटके में वहाँ
इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि मान कोई बहुत ही बड़ा बम फटा हो। हर जगह केवल लाइट ही लाइट दिख रही थी और पूरा का पूरा गांव इसके चपेट में आ गया होता है। यहाँ तक कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा अधिक होता है कि दूर में खड़ा छोटी हानसंग जो उन लोगों को देख रही थी उसे खतरनाक बैकलैश लगता है और वो सीधे पीछे एक पेड़ से जाकर टकराती है, जो कि इतना जोरदार झटका था कि वो तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो चुकी थी, यह बोलते हुए कि फादर। और जब उसे होश में आया तो उसके सर में दर्द हो रहा था और सब कुछ खत्म हो चुकी थी। हानसंग कहती है, अब जबकि मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे सिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस भीषण बिजली के झटके से घायल हो गया था, लेकिन उस समय मुझे इसका कारण नहीं पता था, इसीलिए मैं रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। घर पर कोई नहीं था, मेरे पास केवल मेरे माँ के पीछे छोड़ी गई ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप की वह सीक्रेट किताब थी। हम देखते हैं मलबे के उस साइड मास्टर वो बेहोश पड़ा हुआ था और उसके बगल में खड़े लोग वो चिल्ला रहे थे, जबकि दूसरी साइड छोटी हानसा अपने माँ बाप को पुकारते हुए सर में जोरों से चोट की वजह से बहुत ही जोरों से रोता हुआ उस जगह से निकल जाती है। यानी कि वो दोनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी एक दूसरे से बिछड़ गए। हानसा कहती है, पूरा गांव तबाह हो गया था, मैंने अपने माता पिता को हर जगह ढूंढा पर वे मुझे नहीं मिले, इसलिए मैंने उनकी तलाश जारी रखी और मैं रोते हुए चलती रही जब तक कि मैं एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच गई जिसको कि मैं नहीं जानती थी। यहाँ तक कि अचानक ही मैं यह भी भूल गई कि मैं चल क्यों रही थी। के महत्वपूर्ण हिस्से में चोट लगने के कारण मैंने धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगी। अब मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं चल क्यों रही हूँ। शायद इसका कारण यह था कि मेरे पास चलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। मुझे बस अपना नाम याद था और मुझे ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप जो कि मेरे पास था उसे किसी और को देना है। मैं सूरज जब तक उगा रहता था तब तक चलती रहती थी और रात होने पर ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप की सीक्रेट बुक को पढ़ती थी। मैं नहीं जानती थी मैं इस सीक्रेट किताब को क्यों पढ़ रही हूँ। शायद मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी बची हुई यादें ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप की सीक्रेट किताब से जुड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता मैं कितने दिनों तक चलती रही, मैं बस चलती गई और रात होने पर दोबारा ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप की सीक्रेट किताब को पढ़ती गई। मुझे नहीं पता था कितना समय बीत गया है और जब मैं थकान के कारण बेहोश हो गई थी अभी वहाँ पर कोई आया। हम देखते हैं कोई बोल रहा था, उधर मत जाओ खाने, जरूर कोई जंगली जानवर होगा। दूसरा पर्सन कहता है, मुझे अंधेरा होने के कारण सही तरीके से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन शायद यह छोटा बच्चा है, कोई लड़की लग रही है, लेकिन वह जंगलों के बीच इतनी रात को कर क्या रही है? वह हिल भी नहीं रही है, क्या वह मर चुकी है? अभी उनकी आवाजों को सुन छोटी हानसंग हल्की सी अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखता हुआ वे लोग बोलते हैं, नहीं वो अभी भी जिंदा है। हानसंग वो बोलने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ये लोग है कौन? जिसमें वे लोग बोलते हैं, या तुम ठीक हो और अकेले तुम ऐसी जगह पर कर क्या रही हो? तुम्हारे माँ और बाप कहाँ पर हैं? जिस पर कि हानसंग अपने मदर और फादर के बारे में सोचते हुए उन लोगों को जैसे ही बताती है, मुझे नहीं पता। तो वे लोग कहते हैं, तुम अपने माँ बाप को नहीं जानते? उसकी वाइफ कहती है, लगता है वो अनाथ है। जिस पर कि वो बंदा बोलता है, आजकल दुनिया की जो स्थिति है उसे देखते हुए ये कोई असामान्य बात नहीं है। ये सब बोलता हुआ अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, एक और फानल हमारी जान में जाना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन लोगों ने हानसंग को किसी और को बेच दिया था और उनसे बोल रहा होता है, हमारे बीच सभी लेन देन होने के बावजूद भी तुम क्या मुझे बस इतना ही दोगे? जरा उसके चेहरे को देखो, वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं उसे किसी गिनसंग हाउस में बेचता तो मुझे बहुत ही अधिक कीमत मिलती। इस पर कि उसके सामने खड़ा पर्सन कहता है, तो फिर जाओ ना उन्हीं के पास, रुके क्यों हो? और मैं उससे पहले तुम्हें बता दूं, आजकल नेशन भर में बाल तस्करी पर बहुत ही कड़ी लगाम लगा हुआ है, इसीलिए हम तुमसे उसे लेकर युआन को बेचेंगे। इसीलिए वहाँ जाने तक की कीमत को देखते हुए हम तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जो सुनता हुआ वे दोनों लोग कहते हैं, तेरे के मुझे लगा था इतने समय बाद हमें अच्छी कीमत मिलेगी, पर खैर छोड़ो। हम देखते हैं वो बंदा छोटी हानसंग को लेकर एक बड़े से गैरेज में बंद कर दिया था, जहाँ पर कि उसके साथ और भी ज्यादा ऑर्फन बच्चे होते हैं। हानसंग आगे कहती है कि वह अंधेरे से भरी जगह थी, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक उस डिब्बे के अंदर फंसी रही जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच रही थी। उस समय मैं नहीं जानती थी कि मुझे यहाँ पर क्यों कैद किया गया था या फिर हम कहाँ जा रहे हैं। हालांकि उस पल तक मेरा डर खत्म हो चुका था। नहीं, डर लगने के बजाय अब मेरे मन में कोई विचार ही नहीं थे। यह कहना इससे ढंग से वर्णित करने का तरीका होगा, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करती तो मुझे भयानक सिर दर्द होने लगती। इसीलिए मैंने हर चीज के बारे में सोचना ही बंद कर देने का फैसला किया। बाद में लंबे समय तक भटकने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए चेनियांग में मोयंग फैमिली की जगह पर, जहाँ पर कि नॉर्थ रीज केव के अंदर हम देख पाते हैं मोयंग फैमिली के बंदे हानसंग और बाकी के बच्चे को ले जाते हुए बोल रहे थे, जल्दी करो, जो अभी ध्यान नहीं देगा और काम में ढिलाई करेगा मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। तुमको 1 महीने के भीतर ही सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना होगा, इसीलिए जल्दी करो। हानसंग कहती है, गर्दियों से बेचे गए सभी लोगों में न केवल महिलाओं को बल्कि बच्चों और बुजुर्गों को भी नॉर्थ रीज केव की खुदाई के लिए मोयंग फैमिली के पास जमा किया गया था। मेरे पास वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, जो उन्होंने कहा मुझे करना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं वो अचानक से ही अपने सामान के साथ नीचे गिर जाती है, जिसे देखता हुआ उन लोगों पर नजर रख रहा बंदा कहता है, तुम लड़के हम लोग बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बिजी है तो तुम बेवकूफे की तरह क्यों गिर रही हो? जल्दी से अपने पैरों पर तुरंत खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं हानसंग जब खड़ा नहीं हो पाती है तो वो बंदा कहता है तुम खड़ा होने से इनकार कर रही हो। लगता है जब तक तुम्हारी खाल ना उधेरी जाए तब तक तुम नहीं सुधरोगी। देखते हैं तुम्हें ठीक होने में ज्यादा समय लगता है या फिर तुम्हारी मौत होने में। और तभी वहाँ पर ब्लैक मर्चेंट के पहले वाले ब्रांच का लीडर आते हुए कहता है देखो तो तुम छोटी बच्ची के साथ कैसी बात कर रही हो। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुम्हारे द्वारा इतना भयानक धमकाने के बावजूद भी अगर वो खड़ा नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से उसे असलियत में दर्द हो रहा है। इसीलिए एक्सीलेंट शॉर्ट रूप के वारियर, आपको उस बच्ची को लेकर इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सुनता हुआ वो बंदा उसे देख काफी ज्यादा चौंक चुका था। तो वो कहता है तुम जानते हो ना मैं उन चीजों को नुकसान पहुंचाने वाले को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करता जो मुझे प्रिय हो। वहाँ पर मयंक फैमिली का सन आते हुए कहता है आपको वो लड़की पसंद है? मुझे नहीं पता था आपको ऐसी भी शौक है। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए अच्छी दिखने वाली बच्चियों का इंतजाम कर सकता हूँ। जो सुनता हुआ वो ब्रो कहता है मुझे आपकी बातों को सुन यह बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि मेरे रेपुटेशन को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचा है, जबकि मैं इस दुनिया के इंसानों को देखकर बस उन्हें दो कैटेगरी में रखता हूँ, एक जिन्हें बेचा जा सकता है और दूसरा कचरा जिन्हें फेंका जा सकता है। मुझे उनसे इसके अलावा और कोई भी चाह नहीं होती। जो सुनता हुआ ये बंदा कहता है अद्भुत, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे काफी कुछ आपसे सीखना है। तो ब्लैक मर्चेंट का वो बंदा कहता है तो प्लीज मुझे वो लड़की दे दीजिए। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, इसलिए अगर मैं इनमें से एक को ले भी जाऊँ तो कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस बार केवल इस बच्ची से ही काम चला लूंगा। यह मुआवजे के तौर पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्लैक मर्चेंट नॉर्थ रिज केव के आधे विकास में लगी लागत को पूरा करेगा। इसी के साथ वो छोटी हानसंग को अपने साथ रेड वाटर बिल्डिंग में लाने के बाद उसे देखते हुए कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ यह लड़की इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी असासिन बनेगी। हानसंग कहती है नॉर्थ रिज केव के बाद मुझे ब्लैक मर्चेंटों में योम को बेच दिया गया, जहाँ पर की रेड वाटर बिल्डिंग में योम ने मेरे भीतर की छिपी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए मुझ पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि अनगिनत बार पड़ी गई मून सोल स्वॉर्ड डांस की स्वॉर्ड एनर्जी मेरे भीतर किसी तरह समाहित हो गई थी और वो अंदर ही अंदर सील थी, क्योंकि मुझे उसका यूज करना नहीं आता था। हालांकि योम के द्वारा मुझ पर की गई कई तरह के एक्सपेरिमेंट के चलते मेरे अंदर की सील खुल गई और मेरी छिपी हुई शक्ति वो बाहर आ गई। हम देखते हैं यही वो समय था जहाँ पर की हानसंग के बाद ब्लैक से व्हाइट हुआ था। हानसंग आगे कहती है मेरी शक्तियों के बाहर आते ही योम तुरंत मेरी परीक्षा लेना चाहता था, जिस वजह से उसने रेड वाटर बिल्डिंग में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को मुझ पर हमला करने के लिए कहा, लेकिन मैंने खुद की रक्षा करने के लिए उन सभी को मारकर जीत हासिल की। हालांकि अंत में यह एक अक्षम्य एक तरफा नरसंहार था, जिसे देखता हुआ योम वो चिल्ला रहा था आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? जल्दी से उस छोटी कुतिया को पकड़ो। मैं जो सामान 5 ड्रैगन लीग को भेजूंगा उनमें से वह सबसे बेस्ट है, तुम लोगों को हर हाल में उसे जिंदा पकड़ना है। वो भाग रही है, जल्दी से उसे पकड़ो। उसके बगल से यह आर्चर, इसे भी हमने पहले देखा है शुरुआती स्टोरी। वो अपना निशाना लगाते हुए योम से कहता है एक मूल्यवान चीज को पाने की खुशी में तुम इतने बेताब हो गए कि अपनी सावधानी ही कम कर दी। वो कहता है मार्वेलियस आयरन आर्चर, नहीं रुक जाओ, तुम उसे मार नहीं सकते। तो वह बंदा अपने गोल्डन आई हेवन विजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है चिंता मत करो, यदि मैं अपने गोल्डन आई हेवनली विजन का इस्तेमाल करता हूँ तो 1000 कदम दूर रखी हुई सुई को भी निशाना बना सकता हूँ, इसीलिए मैं उसे मारूंगा नहीं, बस हल्का सा चोट पहुंचाऊंगा। ये सब बोलता हुआ वो अपना एरो जैसे ही छोड़ता है तो हम देख पाते हैं हानसंग जो हवा में उड़ता हुआ वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे वो एरो एकदम से ही आ जाती है और उसे हवा के बीच उसके कंधे के आर पार हो चुकी थी, जिसके चलते वो उतनी ऊपर से एकदम से ही बेहोश होता हुआ नीचे जा रही एक बड़े से काट से जाकर टकरा जाती है, जो कि इतना जोरदार होता है कि वो काट भी घोड़े के साथ हिल चुका था। बाद में वो काट रुकती है और उसे चलाने वाला उसके अंदर बैठे हुए लोगों से कहता है पैट्रियाज क्या आप ठीक हैं? तो उसके अंदर बैठे हुए 2 लोग बाहर आते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या? तो उस काट को चलाने वाला कहता है यह बच्ची अचानक से ही हमसे आकर टकरा गए। जो सुनता हुआ पैट्रियाज एरो को उठाते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी रात को छोटी सी बच्ची आसमान से कैसे गिर सकती है? यानी वो बच्ची कैसी है? तो उसकी वाइफ बताती है मुझे नहीं लगता उसे कोई जानलेवा चोट लगी है। वही पैट्रियाज को देखते हुए मार्वेलियस आयरन आर्चर कहता है यह आदमी तो हान फैमिली का पैट्रियाज जियोंग यू है, उस आदमी के सामने आ जाने से मेरा कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं उसके हाथ को महसूस करता हुआ पैट्रियाज एकदम से ही उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर वहाँ पर कौन है? पर वो देखता है कि उसके सामने कोई भी नहीं था, यानी कि मार्वेलियस आयरन आर्चर पहले ही जा चुका था, लेकिन शायद उसने उसे पहचान लिया होता है, जिसके चलते वो अपने मन में कहता है मार्वेलियस आयरन आर्चर उसके जैसे आदमी ताइवान में क्यों है और उसके जैसी रेपुटेशन
जैसन वाल एक छोटी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है। हान सांग बताती है और इस तरह हान च्योंग और उनकी पत्नी जो मेरे अभी के माता पिता बन गए, उस समय उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुझे बचा लिया था और चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया और इस तरह मैं हान फैमिली के पेट्रियार्च की बेटी के रूप में जीना शुरू किया, ना कि ग्रेट हेवनली आर्टिलरी जनरल की एक बेटी के रूप में। बस इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।